नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट के इस खास पेशकश बड़ी खबर में आपका स्वागत करता हूं। बिहार से जुड़ी तमाम छोटी-बड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए हैं मनीष वत्स जी, जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। मनीष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आप हमें बताएं सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंडिंग है? हाँ जी, सोशल मीडिया पे कल से चर्चाएं राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया था। उन पे चर्चा है। कई बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री जी ने भी उनके निधन के बाद ट्वीट किया और एक लंबे समय तक ट्विटर पे ट्रेंडिंग में रहा। उनकी मृत्यु की खबर ट्रेंडिंग में रही। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि उन्होंने जो आखिरी में पत्र लिखा था उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार जी ने भी, मुख्यमंत्री बिहार के हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने भी कहा कि रघुवंश बाबू ने जो हमें पत्र लिखा है उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा राजद के तेजस्वी यादव ने भी उनके निधन पे गहरा शोक प्रकट किया और कहा है कि उनके चले जाने से राजद नेतृत्व हीन हो गया है। इसके अलावा चर्चा जो सोशल मीडिया पे है भाजपा की और नीतीश कुमार की बैठक की है, जिसमें लगभग तय हुआ है, जो खबर आ रही है अभी तक फाइनल नहीं है, कि जदयू और भाजपा दोनों 122 और 121 सीटें आपस में बांटेंगे और अपने अपने कोटे से लोजपा और मांझी को सीट देंगे। हालांकि अब तेजस्वी चिराग पासवान का भी तेवर है वो नरम दिख रहा है। भाजपा और नीतीश कुमार की और जेपी नड्डा की मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने भी कहा है कि जो भाजपा कहेगी हम करेंगे। इसके अलावा संजय राउत का एक बयान है जो चर्चा में है। उन्होंने कंगना रनावत को बीजेपी के द्वारा समर्थन दिए जाने पर कहा है कि ये बिहार चुनाव में अग्रणी जातियों से अपना फायदा लेना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने कंगना रनावत को समर्थन दिया है। खबर इसके अलावा सोशल मीडिया और बाकी जगहों पे चल रही है वो है चुनाव आयोग की। जो चुनाव आयोग की टीम बिहार आज आने वाली है और 2 दिनों के इंस्पेक्शन के बाद, बाकी लोगों की मीटिंग के, एसपी और डीएम के मीटिंग के बाद शायद चुनावों की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 901 करोड़ रुपए की परियोजना का शुरुआत करके बिहार के लोगों को नई सौगात दी है। एक बड़ी खबर जो चल रही है, अब काफी इंटरेस्टिंग है, वो है आरजेडी से। आरजेडी के नए पोस्टर में लालू यादव नहीं दिख रहे हैं। नई सोच नया बिहार युवा सरकार अब की बार नाम के नारे से बनी ये पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव के चेहरे का इस्तेमाल किया गया है। लालू यादव की तस्वीर नहीं लगाई गई है। तो एक महत्वपूर्ण खबर है बिहार की राजनीति। जी मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, जो मनीष ने अंतिम खबर बताई कि जिसमें नई सोच नई बिहार की परिकल्पना के साथ आरजेडी का जो नया पोस्टर आया है, जिसमें सिर्फ तेजस्वी यादव हैं और लालू का चेहरा वहां से हटा हुआ है, ये एक नई शुरुआत का भी संकेत दे रहा है। और दूसरा, जो रघुवंश बाबू जो आखिरी चिट्ठी लिख कर गए हैं अपनी, कहीं ना कहीं वो भी आरजेडी की समस्या बढ़ाते हुए दिख रही हैं, क्योंकि वो बहुत भावुकतापूर्ण चिट्ठी थी। और दूसरा, उस चिट्ठी का जो लालू को जो इस्तीफा सौंपा था, उसके बाद जो चिट्ठी उन्होंने नीतीश जी को लिखी थी और उसमें जो उन्होंने अपनी अधूरी ख्वाहिशें बताई थी, और जैसा कि मनीष ने बताया भी कि अभी ये ट्रेंड भी कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि रघुवंश बाबू की जो अंतिम ख्वाहिश थी उसको पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके जीवित रहते आरजेडी को जितना नुकसान होता, उससे ज्यादा नुकसान उनके नहीं रहने से होने वाला है इन चुनावों में। आपका क्या कहना है? बिल्कुल अतुल जी, बहुत सही आकलन आपका ये है। क्योंकि देखिए, निधन हमेशा दुखद परिघटना होती है, लेकिन अवश्यंभावी परिघटना भी है। तो किसी के निधन से फायदे नुकसान की आकलन की बात करना थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, लेकिन जो हकीकत है उसको महसूस करना भी पड़ता ही है और पढ़ना चाहिए भी। बिहार के सियासी समीकरण में बिल्कुल ये सही बात आपने कही कि अगर रघुवंश प्रसाद सिंह
और दीर्घायु होते तो इस चुनाव में आरजेडी को उनके बिना, उनके छोड़ने के बाद शायद उतना नुकसान नहीं होता जितना कि अब मौजूदा परिस्थितियों में उनके स्वर्गवासी हो जाने के बाद हुआ है। क्योंकि एक भावनात्मक उबाल वो आरजेडी के जो पुराने विश्वस्त रहे हैं, लालू यादव और रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ वाले लोग, और जो अब किनारा कर चुके हैं, और पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि आरजेडी में एक तरह से जो प्रबुद्ध लोग हैं, प्रबुद्ध नेता आरजेडी से जो जुड़े हुए रहे हैं, वे आरजेडी लगातार छोड़ रहे हैं। तो एक भावनात्मक एक बहुत जुड़ाव रघुवंश प्रसाद सिंह जी से जिन लोगों का रहा है और जिन लोगों का नहीं भी रहा, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी के गठन के साथ से लालू यादव के लगातार पीछे खड़े रहे। मुख्यमंत्री बनने की कभी उन्होंने मंशा नहीं जाहिर की। हमेशा वो आरजेडी के सबसे पढ़े लिखे आरजेडी के जो नेता थे, जो अच्छा सोचने वाले, सकारात्मक सोचने वाले नेता थे, उसके तौर पर उनकी छवि रही है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के ही नहीं, बाकी जो पॉलिटिकल फॉलोअर्स हैं, उनके बीच भी रघुवंश प्रसाद सिंह के जाने से एक शून्य जैसी स्थिति बनी है। और इसका फायदा यकीनन उतना नहीं मिलता जेडीयू को, जबकि वो अगर जीवित रहते और जेडीयू में शामिल होने का बाकायदा ऐलान करते। लेकिन अब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा कि उनकी ख्वाहिशें हम यानी बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड करेंगे, तो ये एक बहुत ही सोचा समझा बयान तो है ही, और एक भावनात्मक जो उद्रेक जो होता है उसको भी दर्शाता है। और सही बात है कि अब आरजेडी के लिए मुश्किलें वाकई बढ़ती हुई, बहुत ज्यादा बढ़ती हुई इस चुनाव में लग रही। जी रघुवंश बाबू लालू जी के साथ शुरू से जुड़े रहे, अपनी विद्वता के कारण वो जाने जाते थे। उनका जो एक भारतीयों को बहुत योगदान है, मनरेगा की जो योजना है उसके जनक बाबू रघुवंश प्रसाद ही थे। और यही एक वो योजना थी जिसने यूपीए 2 को वापसी सत्ता में लेकर आया था। और उनकी वफादारी का आलम यह था क्योंकि लालू चुनाव हार गए थे और लालू संसद में नहीं बैठने वाले थे। तो यूपीए 2 में जब रघुवंश बाबू को जब मंत्री पद ऑफर हुआ, क्योंकि जब पिछला कार्यकाल था उनका बहुत अच्छा था, मनमोहन सिंह चाहते थे कि वो वापस मंत्री बने, लेकिन लालू क्योंकि नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने इस पद का त्याग करना भी में कोई देरी नहीं लगाई। तो अगर कहें कि अगर वो गलत विचार के साथ भी खड़े थे, लेकिन एक जो जिसे कहते हैं विचार के प्रति प्रतिबद्धता, व्यक्ति के प्रति जो उनका एक निष्ठा थी, उसका वो अनुपम उदाहरण थे। और कहीं ना कहीं इसी के चलते जो उनके देहांत हुआ है और उससे पहले की जो परिस्थितियां थी, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लालू के साथियों को ट्रीट कर रहे थे और रघुवंश जी भी इस दुनिया से जिस तरीके से गए हैं, तो मन में कहीं ना कहीं उनको बहुत उस बात की कसक रही है। जो उनकी आखिरी चिट्ठी है उससे भी जाहिर पड़ता है कि हमेशा जिन लक्ष्यों के लिए, जिन बातों को उन्होंने साधने की कोशिश की, अंतिम समय में उनको वो पूरा ना करना और वहां से जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था तो वो भी नहीं मिला, तो वही कसक रहेगी, उनके मन में रही होगी। और सही है कि किसी की मृत्यु पे राजनीति करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि राजनीति में भी भावनाओं का अपना एक महत्व है, तो कहीं ना कहीं रघुवंश बाबू की जो मृत्यु है, उनका जो देहांत है, उनका इस दुनिया से जाना, वो आरजेडी के लिए संकट बनेगा। वही एक दूसरा संकट रवि जी और दिखाई ये दे रहा है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के केस को डील कर रही थी, तो उससे कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हरकतों से एक संदेह जगाया लोगों के मन में कि क्यों सरकार किसको बचाने का प्रयास कर रही है, किस प्रकार से उसकी मृत्यु को आत्महत्या बताने की कोशिश कर रही है और क्यों किसको बचाने की कोशिश कर रही है। बाद में कंगना रनावत ने जिस प्रकार से ठाकरे फैमिली के खिलाफ झंडा बुलंद किया, और ठाकरे फैमिली ने अपनी मतलब ये भी देखिए, राजनीति का दुर्भाग्य है कि राजनेता कब किस चीज को, अपने पारिवारिक समस्या को उन्होंने महाराष्ट्र की अस्मिता, मराठियों की अस्मिता के साथ जोड़ने के इसको मराठियों का क्या लड़ाई बनाने की कोशिश की है।
मुझे नहीं लगता कि मराठी इतने बेवकूफ हैं कि वो किसी के व्यक्तिगत जो समस्या है या झगड़ा है या उसके पाप हैं उसको ढकने के लिए उस अस्मिता से अपने आप को जोड़ें। लेकिन इस कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आ जाता है जब अधीर रंजन चौधरी कोलकाता में कांग्रेस के जो नेता हैं और संसद में भी वो कांग्रेस के प्रमुख हैं, उन्होंने रिया चक्रवर्ती के समर्थन में एक रैली निकाली और कहा कि बंगाल की ब्राह्मण बेटी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। उसको ये राजनीति का आपको पतन नहीं लगता कि अगर मान लीजिए कोई अपराध हुआ है तो अपराधी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपराधी है, लेकिन एक निष्पक्ष जांच हो, उसकी जगह आप उसके समर्थन में चीजें खड़ी कर रहे हैं और एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो राजनीतिक शुचिता की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे निरंतर ऐसा आभास दे रहे हैं कि वो किसी अपने खास करीबी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस जो वहां पर उनके साथ सत्ता में है, वो ये आरोप लगाती है कि कंगना रनौत के पीछे भाजपा है और रिया चक्रवर्ती को इसलिए फंसाया जा रहा है कि वो बंगाल की लड़की है, बंगाली लड़की है और बंगाली ब्राह्मण लड़की है, क्योंकि उनके दिमाग में बंगाल के चुनाव दिख रहे हैं। ये जो राजनीति का जो पतन हुआ है, इसके चलते आपको नहीं लगता कि आम जनता को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि किन लोगों को उसने अपना नेता बनाया है? बिल्कुल सही चिंता, बहुत वाजिब चिंता भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में अतुल जी आपने व्यक्त की है। और करीब करीब सारी बातें आपने बहुत प्रश्न पूछते हुए ही बहुत विस्तार से कह दी हैं। तो मुझे लगता है कि उसका बहुत लंबा जवाब कोई नहीं बनता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं कि इस तरह के हत्याकांड या आत्महत्या के लिए उकसाने वाली परिस्थितियां बनी हों, जो भी है एक आपराधिक कृत्य हुआ है और उसकी जांच के क्रम में जो बहुत सारे पन्ने, जो बहुत सारी परतें अब उधड़ के सामने आ रही हैं, चाहे वो ड्रग्स रैकेट हो, चाहे वो और भी तरह के रैकेट हों, वो उनको कायदे से एक सामान्य प्रक्रिया के तहत आना चाहिए था। लेकिन जिस तरह का माहौल इस एक जान, सुशांत सिंह राजपूत की जान जाने के बाद जो कुछ हो रहा है, ये वाकई लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के जो मौजूदा स्वरूप है, मैं लोकतंत्र के लिए खतरा या लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र के विचार के लिए कोई संकट इसे नहीं मानता हूं, लेकिन लोकतंत्र का जो वंशवादी मौजूदा स्वरूप जो इतना पुख्ता हो गया है क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में, उसके ये स्थिति वाकई बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और अधीर रंजन चौधरी ने अचानक जब रिया चक्रवर्ती के ब्राह्मण होने का मसला उठाया और मुखर हुए इस मामले को लेकर, तो मुझे लगता है कि जैसे होता है ना ताश का खेल, तो किसी ने एक पत्ता फेंका तो फिर दूसरा जो सामने वाला होता है, अगर उसके पास कोई और पत्ता है तो उसकी काट में फेंकता है, या अगर नहीं है पत्ता तो बड़ा पत्ता तो ट्रम्प कार्ड चलता है। तो अधीर रंजन चौधरी ने एक तरह से ऐसा ट्रम्प कार्ड चलने का प्रयास किया है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को क्योंकि बिहार का प्रभारी बनाया, तो कुछ राजनीतिक हलकों में ये भी सुनने को आया कि चूंकि वे ब्राह्मण है, मराठी ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण जो बिहार के चुनाव में बिहार का जो ब्राह्मण वोट है उसको कल्टीवेट करने के लिए, उसको जोतने के लिए, उसमें हल चलाने के लिए शायद बीजेपी ने ये एक कदम उठाया हो, तो ऐसी बात भी आई। जब ऐसी बात आई तो मुझे लगता है कि अधीर रंजन चौधरी ने, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी अब बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद वहां चुनाव होने हैं, अगले साल 2021 में वहां चुनाव होने हैं, तो उन्होंने भी एक बहुत दूरगामी जो सोच के साथ मुझे लगता है कि ये कार्ड एक चला है जिसकी कोई जरूरत मुझे लगती नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब दुर्भाग्य की बात है, अब देवेंद्र फडणवीस ने पटना जाकर ये साफ किया कि भाई सुशांत की मौत से पहले ही पार्टी ने उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि बिहार जाके बिहार में उन्हें काम करना है। तो ये संभव है कि जो, क्योंकि बिहार का चुनाव हम जानते हैं कि जातीय समीकरणों के आधार पर बहुत ज्यादा केंद्रित रहा करता है, ऐसा कहा जाता रहा है, और शायद इसमें सच्चाई भी होगी। हालांकि अब सूरत हाल जो सियासत का जो ये मोदी युग 2014 के बाद से आया है,
इसमें बहुत सारे जातीय समीकरण हमने केंद्रीय चुनाव के स्तर पर टूटते हुए देखे हैं, और विधानसभा चुनावों में भी मुझे लगता है कि इस चीज की धमक और धमक सुनाई जरूर पड़ेगी। तो ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी ये सोचा हो कि बिहार में एक ब्राह्मण को, मराठी ब्राह्मण को चुनाव प्रचार का प्रभारी बना दिया जाए। और एक चीज और भी मुझे लगता है इसके पीछे, देवेंद्र फडणवीस को बिहार भेजने के पीछे प्रवासी मजदूरों का भी एक मसला रहा होगा, जो मुंबई से, महाराष्ट्र से बहुत सारे बिहार के जो मजदूर थे, जो कोरोना काल में जिन्होंने पलायन किया होगा। तो ये बात सही भी लगती है कि केवल सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की वजह से, उससे जो मृत्यु के बाद जो बिहार में सहानुभूति की लहर एक दौड़ सकती है, या महाराष्ट्र में की जो पुलिस है उसके प्रति जो क्रोध की जो एक लहर बिहार के जो नौजवान हैं उनमें स्वाभाविक तौर पर जो दौड़ी होगी, लेकिन क्योंकि शिवसेना का कोई स्टेक वहां नहीं है। आप ये देखिए, बिहार चुनाव में शिवसेना की साख कतई तौर पर दांव पर नहीं है, लेकिन कांग्रेस की साख जरूरी तौर पर दांव पर है। इसलिए भी मुझे लगता है कि जिस तरह से लोकसभा में अपना रुतबा विद इन कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी ने घटाया है, सोनिया गांधी की नजर में जिस तरह से उनके नंबर कम हुए हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने ये रिया चक्रवर्ती और पश्चिम बंगाल और ब्राह्मण जो कार्ड चला है, हो सकता है कि पार्टी के अंदर अपनी जो स्थिति है उसको सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की नजर में थोड़ा बढ़ाने के लिए ये कार्ड खेला हो। लेकिन ये वाकई इस तरह के जो सियासी कार्ड हैं, ये बहुत ही लोकतंत्र की जो मौजूदा छवि है, मौजूदा स्वरूप है, उसके लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। ये अच्छी बातें नहीं है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो, वेस्ट बंगाल में चुनाव होने हैं 2021 में, और उससे पहले का चुनाव होना है बिहार में, और बिहार का चुनाव सर पर है, और आप उस लड़की का समर्थन कर रहे हैं जिस लड़की पर यह आरोप लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या के पीछे एक बड़ी वजह वो है। तो जब तक ये रैकेट खुलेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वेस्ट बंगाल सधे, जो अभी दूर है, लेकिन इसका उल्टा प्रभाव हम पहले से भी चर्चा कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार चुनावों में कितना मुद्दा होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अन्यास ही परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से बनती चली जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केंद्र में आ रहे हैं। जिस तरीके से इसको राजनीतिक संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है, तो एक बात तो तय है कि सुशांत सिंह राजपूत को अनदेखा आप नहीं कर पाएंगे, और कांग्रेस को हो सकता है इसका खामियाजा भुगतना पड़े कि आप रिया चक्रवर्ती के साथ हैं, यानी कि आप बिहार के लड़के के साथ नहीं, क्योंकि अब हिमाचल की लड़की कंगना रनौत, बिहार का लड़का सुशांत सिंह राजपूत, बंगाल की लड़की हो गई रिया चक्रवर्ती, उधर मराठी मानुष की अस्मिता वैसे ही दांव पे लग गई है। तो ये देखा जाए तो ये उत्तर भारत का पूरा एक पूरा मामला ऐसा सध गया है कि जिसके अंदर एक साधारण कहना चाहिए कि एक अपराध की जो घटना है, इसमें अपराधी को बचाना और इसके पीछे जो लोग लगे, तो इसका खामियाजा हो सकता है बिहार में भुगतना पड़े। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, ये तय है। हो सकता है नहीं, मेरा जो अपना व्यक्तिगत आकलन है, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस का जो रवैया है, और खासतौर पर जो अधीर रंजन चौधरी ने रिया चक्रवर्ती को जिस तरह से ढाल उनकी बनने के लिए खड़े हुए हैं, उसका बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और ये कांग्रेस के लिए वाकई बिहार में जो अपना जनाधार खोती जा रही थी लगातार, 2015 के चुनाव में थोड़ी सांस कांग्रेस को वहां मिली थी, थोड़ी संजीवनी कांग्रेस को मिली थी। और इस मसले के बाद अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के पैर बिहार के जनमानस के अंदर जो सहानुभूति की बाढ़ है, उसमें जो कांग्रेस के पैर हैं वो लड़खड़ा जाएंगे बुरी तरीके से। और देखिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण जो आपने सवाल उठाया, ये केवल एकमात्र घटना परिघटना नहीं है। आप अगर देखें तो जिस तरह से हर साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं कुछ राज्यों के, हर साल हर महीने पूरा देश चुनावी तैयारी में लगा रहता है। देखिए, ये ऐतिहासिक रूप से सच है कि आजादी के बाद जो पहला चुनाव हुआ 1951-52 में, उसके बाद जो 4 चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव, डिफरेंट जो जितने भी राज्य विधानसभाएं थी, तो पहले 4 चुनाव एक साथ हुए। लोकसभा का चुनाव भी उन्हीं दिनों हुआ, उन्हीं तारीखों में हुआ, जबकि बाकी राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव हुआ। और उसके बाद 20 साल, यानी 4 चुनाव का मतलब 20 साल,
और आजादी के 20 साल बाद कांग्रेस से मोह भंग लोगों का होने लगा, इनकम्बेंसी वाला फैक्टर उभरने लगा, तो मध्यावधि चुनावों का सिलसिला शुरू हुआ। और मध्यावधि चुनाव की जनक अगर हम कहें तो मूल कांग्रेस को तोड़कर कांग्रेस ई बनाने वाली, कांग्रेस इंदिरा बनाने वाली इंदिरा गांधी के को इसका श्रेय जाता है। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार अब जाकर के मोदी सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की बात जो शुरू की है, कहीं ना कहीं केंद्र और राज्यों के बीच ये जो संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, उनके पीछे ये लगातार चुनाव हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि ज्यादातर केंद्र के जो दिग्गज नेता हैं, जो मुखर वक्ता हैं, वे लगातार हर साल हर राज्य में चुनाव प्रचार में कम से कम 2-3 महीने चुनावी तैयारी में बिताते हैं। और ऐसे में जबकि हर नेता, हर पार्टी का, चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे वो केंद्रीय हो, हर समय चुनाव मूड में रहता है, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि जो राइवलरी है, जो रंजिश है, सियासी रंजिश है, वो लगातार बढ़ रही है। और यही वजह है कि केंद्र की जो बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो चाहे आयुष्मान योजना हो, अभी वो दिल्ली सरकार तक ने लागू नहीं की है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से अभी 1-2 दिन पहले ही दिल्ली सरकार को नोटिस दिया है कि भाई आप केंद्र की जो योजना है, जो गरीब आदमी है जिसको 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में केंद्र सरकार दे रही है, तो वो सुविधा आप अपने यहाँ के गरीब को क्यों नहीं लेने दे रहे हैं। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट से भी ये जवाब तलब किया गया है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार है, उड़ीसा सरकार है, और बहुत सारी जो गैर बीजेपी सरकारें हैं, उन्होंने केंद्र की जो बहुआयामी गरीबी दूर करने वाली, गरीबों को बहुत राहत पहुंचाने वाली जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो लागू नहीं कर रखी हैं। तो इसकी वजह मुझे लगता है कि ये जो लगातार चुनावी सियासत देश में होते रहना है, इसे सुधारने के लिए बहुत जरूरी है कि अब एक राष्ट्र एक चुनाव पर बात हो, ताकि ये क्षेत्रीयतावादी जो सोच है, परिवारवादी जो सोच है, वो फिर से एक राष्ट्रवादी सोच, राष्ट्रीयतावादी सोच की तरफ उसका प्रवाह लौटे। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और कम से कम अब जो राष्ट्र की परिस्थिति दिख रही है, देश में हर 6 महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव हो रहा होता है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो नगर पालिकाओं का हो। और देश कभी भी चुनावी मोड से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसलिए अपने अपने हिस्से के वोट को साधने के लिए लोग जब कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें करते हैं, तो वो हो सकता है कि किसी स्थान विशेष के लिए तो ठीक हो, लेकिन अगर उसको हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कहीं ना कहीं देश का नुकसान है। देश का नुकसान यानी कि आपका, हमारा, हम जो इस देश के नागरिक हैं, उनका नुकसान है। तो सही है, इसमें एक बार अतुल जी, संविधान की जो मूल भावना है, संविधान का जो मूल संघीय ढांचा है, केंद्र और राज्य, इस पर बहुत बड़ी चोटें पहुंच रही हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये संविधान के प्रति अनास्था और संविधान के प्रति अनादर की जो बात है, फिर तो संविधान, भारतीय संविधान का जो एक मूल चरित्र है, वही नहीं टिकता। अनेकता में एकता वाली जो बात है, हमारी जो सबसे बेसिक बात है, उसी के जो मूल आत्मा है, उस पर चोट लग रही। जी, आज की चर्चा कुछ मायनों में बड़ी सार्थक है, क्योंकि एक जो पूरा विषय है हम लोगों ने इसमें स्पष्ट करने का प्रयास किया। आज की चर्चा में बने रहने के लिए रवि जी आपका धन्यवाद। मनीष जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी धन्यवाद। और आज सभी हिंदी भाषी लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। दुर्भाग्य है कि राष्ट्र जो हमारी भाषा है, उसके लिए हम लोगों का एक दिन तय है, लेकिन आज अगर हम ये संकल्प करें कि हम अपनी अपनी जगह पर रहकर अपनी मातृभाषा की सेवा करेंगे, उसको हम प्राथमिकता देंगे, तो आने वाले दिनों में हर दिन जो है वह हिंदी दिवस होगा। तो सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। बिहार अपडेट में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप भी हमारे साथ जुड़ें, अपनी बातें हम तक रखें, हम तक पहुंचाएं। biharupdate@gmail.com पर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, और हमारा मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिहार अपडेट, गूगल प्ले स्टोर से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।